बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भेद, असरार से भरा एक हैरत अंगेज नावल। इन लोगों ने भी यहीं क्याम किया और यहाँ की रौनक देखने लगे। खाने पीने का बंदोबस्त भी किया गया और फिर अचानक ही रीटा ग्रोचर कामरान के पास आ गई। हम इस खानकाह का जायजा लेंगे। मुझे बुद्ध बख्शियों की इबादत बड़ी पसंद आई है। तुम्हें भी वाकई बहुत लुत्फ आएगा। आओ मेरे साथ। और कोई काम तो था नहीं। कामरान को जहनी उलझनों का शिकार था। चुनाचा वो रीटा ग्रोचर के साथ चल पड़ा। अंदर पूजा पाठ हो रही थी। रोशनी के लिए बहुत सी मशालें और लैंप जलाए हुए थे। इंतहाई खूबसूरत सुर्ख कालीन बिछा हुआ था। इस सुर्ख कालीन से गुजरते हुए वो लोग अंदर पहुंच गए। वसीओ अरीज हॉल में चर्बी के सैकड़ों लैंप रोशन थे। दीवारों के साथ लगे हुए मशालों के शोले बहुत खौफनाक मंजर पेश कर रहे थे। फिजा में हर सिमत ऊदो अंबर की खुशबू फैली हुई थी, जिससे हवा भारी भारी हो रही थी। दीवारों में लगे हुए ताकचों में रखे हुए अजीब अजीब बुतों की शक्लें हर सिमत से घूर रही थीं। सुर्ख कालीन हर जगह बिछा हुआ था। जिधर भी जाओ उधर ही से गुजरना होता था। आखिरकार ये दोनों बहुत सी मेहराबों से गुजरते हुए इस जगह पहुंचे जहां 17 लामाओं के रंगीन पुतले दीवार के सहारे अस्तादा थे। इनके गिर्द इबादत के झंडे लगे हुए थे। ये पतले ये पुतले इन साबिक लामाओं के थे जो इब्तिदा से अब तक इन अजीम खानकाहों में हुकूमत करते रहे थे। भजन की आवाजें कानों से टकरा रही थीं। 7 छुरियों वाले दरवाजे को उबूर करने के बाद कामरान और रीटा ग्रोचर अंदर दाखिल हुए। ये बड़ी इबादत गाह का दरवाजा था। यहाँ कुछ लामा एक कतार में महात्मा बुद्ध के सामने सज्जा रेज थे। इन्हीं में खानकाह का बड़ा लामा भी था। गौतम बुद्ध का बुत संगमरमर के एक बड़े चबूतरे पर रखा हुआ था। इसके नीचे एक चौड़ा सा जीना था, जिस पर बहुत से लामा पेशानी झुकाए इबादत में मसरूफ थे। सोने का बना हुआ ये बुद्ध इंसानी कद से भी बड़ा था। वो अपना हाथ सीने पर दिल के करीब रखे हुए था और इसकी हथेलियां ऊपर की तरफ उठी हुई थीं। इसके साथ ही एक बड़ी तख्ती पर महात्मा बुद्ध की तारीख लिखी हुई थी और इसकी तालीमात के बारे में भी अकवाल थे। काफी देर तक ये लोग वहां का जायजा लेते रहे और इसके बाद रीटा ने कहा, जहन पर कैसा बोझ सा तारी हो गया है। क्या तुम भी मेरी जैसी कैफियत महसूस कर रहे हो? हाँ, आओ चलें, कामरान ने कहा। चलो। और इसके बाद ये लोग वहां से चल पड़े और अपनी जगह पर पहुंच गए। पता नहीं क्या हो गया है, जहन कुछ बोझल बोझल सा हो गया है। मैं नहीं जानती तुम्हारी क्या कैफियत है। मैं भी आराम ही करना चाहता हूँ, कामरान ने कहा। फिर दोनों अलग अलग हो गए। दूसरे दिन सुबह ही सुबह कुछ हंगामी सी कैफियत में यहाँ से रवानगी का फैसला किया गया और सब लोग चल पड़े। ये सफर कुछ अजीब से अंदाज में किया जा रहा था। लग यूं रहा था जैसे कोई अहम फैसला किया गया हो। वॉलिश अब कामरान का अच्छा दोस्त बन चुका था और इस वक्त इसने इसे अपने साथ रखा था। कहने लगा, अब तुम अपने आप को मेरे साथियों में तस्वुर करो और मेरा ही साथ अपनाए रखो। हो सकता है दूसरे लोगों का को इसका एहसास हो, लेकिन परवाह की जरूरत नहीं। किसी को अगर एहसास होता है तो होने दो, क्योंकि मुस्तकबिल में हम दोनों ही को आगे के मामला तय करना होंगे। वैसे नील ग्रोचर की बेटी तुम्हारे साथ लगी हुई है। होशियार रहना, कोई जाती बात इससे कभी ना कहना। कामरान ने इस सिलसिले में खामोशी इख्तियार की। बहरहाल सफर जारी रहा और इसके बाद ये तमाम लोग तंगोलिया पहुंच गए। तंगोलिया जदीद तरीन शहर था। यहाँ इन लोगों ने क्याम के लिए एक मुनासिब जगह तलाश की। हालांकि यहाँ होटल वगैरह भी थे। इसके अलावा एक जदीद जिंदगी। गैर मुल्की सयाहों की टोलियां भी यहाँ नजर आ रही थीं। कामरान नहीं जानता था कि तंगोलिया की कोई खास रिवायत भी है। बहरहाल क्याम करने के बाद काफी देर तो इसी तरह गुजर गई। इसके बाद अचानक ही वॉलिश कामरान के कमरे में आया और खासे करेंसी नोट इसकी जानिब बढ़ाते हुए बोला, बगैर किसी तारुज के इन्हें रख लो और बाजार जाकर अपने लिए खरीदारी कर लो। यहाँ बहुत सी ऐसी चीजें मिल जाएंगी जो तुम्हारी जरूरत के मुताबिक होंगी। अब जब तुम मेरे आदमियों में शामिल हो तो फिर इससे गुरेज करना ये एहसास दिलाता होगा कि तुमने दिल से मुझे अपना दोस्त कबूल नहीं किया। ऐसी बात नहीं है मिस्टर वॉलिश, आपका बेहद शुक्रिया। वाकई मेरे पास कुछ भी नहीं है, कामरान ने कहा। ओके ओके। वॉलिश चला गया, लेकिन कामरान इसके बारे में सोचने लगा। 100% ये वही शख्स था जिसके बारे में कजल सनाई ने कामरान को तफसील बताई थी, या फिर इसकी कहानी सुनाई थी। किरदार वाकई पुरस्कार था,
लेकिन कामरान के साथ वो जिस अंदाज में पेश आ रहा था वो तो बहुत बेहतर अंदाज था। ये अलग बात है कि जब वो पटरी से उतरेगा तो कामरान पटरी बदल लेगा। आर्जी तौर पर इन लोगों का सहारा बहुत बेहतर साबित हुआ था, क्योंकि कर्नल गुलनवाज की गलत प्लानिंग ने कामरान को मुसीबत में डाल दिया था। वैसे बहुत सी पुरस्कार बातें हो रही थीं और कामरान सोच रहा था कि पता नहीं इस पुरस्कार माहौल से गुलू खलासी मिलेगी या नहीं। बहुत से किरदार इसके पीछे लग गए थे। जिन लोगों को पीछे छोड़ आया था वो तो अलग बात थी, लेकिन रीटा ग्रोचर, वॉलिश वगैरह वगैरह। गाजिया की ये सारी चीजें जहन में रखना थी। वो तंगोलिया निकल गया। शहर निगाहों के सामने था। मिले जुले लोग नजर आ रहे थे, जिनमें मुख्तलिफ रंगों और नस्लों के लोग थे। हिंदुओं की तादाद कुछ ज्यादा मालूम होती थी। तिलक लगाए, धोती में मलबूस हिंदू और पगड़ी वाले सिखों की बहुतात थी। मखसूस लिबासों वाले पठान भी नजर आ जाते थे। माहौल में इतनी अजनबियत नहीं थी जितने दूसरे छोटे इलाकों में। इमारतें खूबसूरत और कई कई मंजिला थीं। टैक्सियां, हाथ से खींचने वाले रिक्शे, जिनमें इंसान जानवरों की जगह जुटे हुए थे, और बहुत सी दूसरी सवारियां। कामरान चलता रहा और फिर न जाने कितने रास्तों से गुजरता हुआ एक बाजार में आ गया। जदीद दुकानें और शोरूम बिखरे हुए थे। जनरल स्टोर, जहां शोकेसों में जदीद तराश के सूट लटके हुए थे और ज़रूरत की बहुत सी अशिया मौजूद थीं। कामरान एक स्टोर में अंदर दाखिल हो गया। एक खूबसूरत सी मकामी लड़की ने इसका इस्तकबाल किया। वो बेहतरीन अंग्रेजी बोल रही थी और इसने इससे कामरान की ज़रूरत के बारे में पूछा। फिर स्टोर ही में इसने नया लिबास भी तब्दील कर लिया। बाकी चीज़ें खूबसूरत अटैची केस में रखी हुई इसके हाथ में मौजूद थीं। अंग्रेजी बोलने वाली लड़की से कामरान ने बहुत देर तक गुफ्तगू की और फिर अचानक ही इसके जहन में कुछ तब्दीलियां रौनमा हुई। वॉलिश ने इसे जो रकम दी थी वो बहुत काफ़ी थी और इससे बहुत कुछ किया जा सकता था, यानी यहाँ से फरार का इंतजाम भी। बेशक ये गैर इखलाकी हरकत होती, क्योंकि वॉलिश ने इसे अपनी मकसद बर्दारी के लिए ये रकम दी थी, लेकिन दुनिया यही करती है। यहाँ से किस तरह बाहर निकलने की कोशिश की जाए, कर्नल गुलनवाज का तस्वुर अब जहन से निकाल देना ही बेहतर होगा। बहरहाल इसके बाद वो आगे बढ़ता रहा और फिर इसे एक खूबसूरत सा होटल नजर आया और वो होटल में दाखिल हो गया। होटल की एक झलक देखकर ही दिल खुश हो गया था। इसमें लॉन की जगह झील बनाई गई थी, जिसमें बहुत ही खूबसूरत किश्तियां तैर रही थीं। किश्तियों में छोटे छोटे मकान बने हुए थे। झील की वसतों में अहाता बनाया गया था, जिसमें एक जगह खड़े होकर दूसरी तरफ की दीवार नजर नहीं आती थी। असल इमारत झील के मशीकी गोशे में थी, जो 6 मंजिला थी। होटल बेइंतहा शानदार था और सबसे बड़ी बात यह थी कि महंगा नहीं था। कामरान ने वहां एक कमरा हासिल कर लिया। पूरे होटल में चिपटी नाक वाली लड़कियां वेटर की हैसियत से काम करती थी नजर आ रही थीं। जिस वेटर ने कामरान को कमरे तक पहुंचाया था वो भी लड़की ही थी। बहरहाल नया खरीदा हुआ सामान सजाकर वो चली गई। कामरान ने स्टोर से खासी बेहतर खरीदारी की थी। चुनाचे शेविंग का सामान लेकर वो बाथरूम में दाखिल हो गया और खूब जी भरकर नहाया। एक अनोखी फरहत का एहसास हुआ था। अभी जहन को हर ख्याल से आज़ाद कर दिया था। इसके बाद इसने खाने पीने वगैरह के लिए चीज़ें तलब की और इस दुनिया के तमाम मसलों को भूलकर आराम करने का फैसला कर लिया। खाने पीने से फुरागत हासिल करके वो बिस्तर पर लेट गया कि पहले एक गहरी नींद ले ली जाए। इसके बाद देखेंगे और सोचेंगे कि आगे क्या करना है। तंगोलिया से ये मालूमात हासिल की जाएंगी कि वो अपने वतन वापसी के लिए क्या बंदोबस्त किया कर सकता है, या फिर यहाँ किसी ऐसे इलाके में अपने लिए किसी तरह जगह निकाली जा सकती है। ये देखा था कमरान ने कि यहाँ हिंदू, सिख और पठान वगैरह नजर आते हैं। यकीनन इस बैनुल-अक़वामी शहर में इसके लिए भी कोई ना कोई जगह निकल ही आएगी। और फिर इतना वक्त यहाँ क्याम करके जब इसकी ज़ात दूसरों की निगाहों से ओझल हो जाएगी तो एक बार फिर यहाँ से निकलने की कोशिश करेगा, क्योंकि ये बात तो जाहिर थी कि दायरे गए में दिल लगाना दुनिया का मुश्किल तरीन काम होता है। जाना तो होगा ही, लेकिन एक नई हैसियत से अपने वतन में दाखिल होगा और देखेगा कि इसका क्या मकाम हो सकता है। बहुत से ख्यालात दिल में आ रहे थे। वॉलिश एक खतरनाक शख्सियत थी, खास तौर से इसके साथ ही गोर्डन वगैरह। वॉलिश के इरादों का भी सही तरह इसे पता नहीं चला था। ये बात भी इसने खुद ही बता दी थी कि वो ज़बरदस्ती नील ग्रोचर के ग्रोह में दाखिल हुआ है। वॉलिश ने इसे एतमाद करके आज़ादी तो दे दी थी, लेकिन क्या वो इसकी गुमशुदगी पर कुछ भागदौड़ करेगा? ये ख्याल भी कई बार दिल में आया था और वो सोचने लगा था कि पता नहीं क्या सूरत हाल पेश है। बहरहाल शाम को 7 बजे सोकर उठा। तबीयत हशाश बशाश थी।
मुंह हाथ धोकर लिबास तब्दील किया और कमरे में ताला लगाकर निचली मंजिल की तरफ चल पड़ा। फिर वहां से बाहर आकर झील से बाहर देखने लगा। कमाल की जगह बनाई थी। छोटे छोटे मकानात झील में तैर रहे थे। वेटर्स लड़कियां इन पर मौजूद मेहमानों के लिए खाने पीने की अशिया लेकर जा रही थीं। बड़ी जिद्दत की गई थी और कैंप करने वालों को हसीन माहौल मुहैया किया गया था। बहुत से लोग झील के किनारे भी चहलकदमी कर रहे थे और सिर्फ दूसरों की तफरीहात से लुत्फानंदोज हो रहे थे। फिर कुछ लम्हों के बाद एक तैरता हुआ मकान साहिल से इसके पास आ लगा और वेटर्स लड़की इसमें से उतरकर इसके पास आ गई। एक्सक्यूज मी सर, क्या आप नंबर 7 पर जाना पसंद करेंगे? क्यों, खैरियत, क्या बात है? कामरान ने भी अंग्रेजी में कहा। वहां आपको बुलाया जा रहा है। कौन है वहां? पता नहीं, बस एक खातून है जो आपसे मिलना चाहती है। कोई नाम नहीं बताया उन्होंने? कामरान ने पूछा। नहीं, उन्होंने आपकी तरफ इशारा करके कहा है कि मैं उन्हें आपका मैसेज दे दूं। ठीक है, कामरान ने जवाब दिया और सोच में डूब गया। वेटर इंतजार में खड़ी हुई थी। अचानक ही वो बोली, सर, आपने मुझे कोई जवाब नहीं दिया। ओह सॉरी, क्या तुम मुझे वहां तक पहुंचा सकती हो? कामरान बोला। जी सर, आइए। इसने गर्दन खम करके कहा और कामरान इस किश्ती पर सवार हो गया जिससे उतरकर वो लड़की यहाँ तक आई थी। किश्ती सुस्त रवि से पानी के सीने पर तैरने लगी। एक लम्हे के लिए कामरान के जहन में ख्याल आया कि मुमकिन है कि वो रीटा ग्रोचर हो और इस तरह मुझे सरप्राइज देना चाहती हो। वो 7 नंबर की इस किश्ती को देख रहा था और कुछ लम्हों के बाद वो इस किश्ती पर पहुंच गया। किश्ती पर बनी हुई झोपड़ी के दरवाजे पर कोई खड़ा था, लेकिन उसे देखकर कामरान पर एक बार फिर बम सा फटा। वो फटी फटी आंखों से झोपड़ी के दरवाजे पर खड़ी हुई सबिता को देख रहा था, जो जदीद लिबास और जदीद अंदाज में होलिया बनाए इंतहाई पुरकशिश लग रही थी। इसके होंठों पर मध्यम सी मुस्कुराहट खेल रही थी। तीखे नकोश की लड़की में एक अजीब सी कशिश महसूस हो रही थी। सबिता इस तरह यहाँ नजर आएगी, ये कामरान के तस्वुर में भी नहीं था। बहरहाल वो इस किश्ती पर उतर गया। सबिता आगे बढ़ी और इसने बहुत ही पुरकशिश लहजे में कहा, पाताल परमति, माफी चाहती हूँ, आपको इस तरह बुलाना मेरी औकात से बाहर की बात है, लेकिन आप बराह करम आइए। कामरान हैरान हैरान सा आगे बढ़ गया और वो इसे झोंपड़ी में ले गई। झोंपड़ी बाहर से तो इतनी अच्छी नजर नहीं आती थी, लेकिन अंदर से इसकी डेकोरेशन काबिले दीद थी। सबिता ने एक कुर्सी की तरफ इशारा करते हुए कहा, आप बैठिए, बराह करम बैठिए। वो टूटी फूटी उर्दू में बोल रही थी, लेकिन इसकी उर्दू इस वक्त इतनी अच्छी लग रही थी कि बयान से बाहर है। झोपड़ी में दर्शक मौजूद नहीं था। इसका मतलब था कि वो अकेली है। हैरानी से कुछ इस तरह आसाब में कशीदगी हो गई थी कि कामरान को बैठने ही में आफियत नजर आई। वो बैठकर सबिता की सूरत देखने लगा। सबिता इस वक्त क्यामत नजर आ रही थी। इंतहाई खूबसूरत, लेकिन मकामी तर्ज का लिबास था। वैसे तो वो एक बेहद पुरकशिश लड़की थी और फिर दर्शक और सबिता की वर्जिश भी देख चुका था। सबिता इस वक्त ज्यादा खुलकर इसके सामने आई थी। कामरान खामोशी से उसे देखता रहा। फिर अचानक ही उसके अंदर एक अजीब सी कैफियत उभर आई। उसने सबिता से कहा, गर्शक कहाँ है? वो मेरे साथ नहीं है पाताल परमति, सबिता ने कहा। सबिता, मैं नहीं जानता कि तुम गर्शक के बगैर मुझसे बात करना पसंद करोगी या नहीं, लेकिन तुमने मुझे यहाँ बुलाया है और मैं तुम्हारे कहने से यहाँ आया हूँ। तुम यकीन करो, अगर मैं तुम्हें देख भी लेता और तुम मुझे ना बुलाती तो मैं तुम्हारे पास नहीं आता। कामरान सबिता का चेहरा भी देखता जा रहा था और इसके तासुरात का अंदाजा भी लगाता जा रहा था। इसे यूं लगा जैसे इन अल्फाज पर सबिता का चेहरा उतर गया हो। बहरहाल इतना अंदाजा तो कामरान को हो चुका था कि ना सबिता जहनी तौर पर कमतर है, ना गर्शक। इन्होंने कर्नल गुलनवाज के पास जितना भी वक्त गुजारा हो, या फिर सबिता की बरसात के दिनों में जिस तरह भी जहनी कैफियत बिगड़ जाती हो, लेकिन इसके बाद जो वाकयात सामने आए थे, उन्होंने कामरान को यह एहसास दिलाया था कि ना तो सबिता कोई मामूली शख्सियत है और ना ही गर्शक, मगर ये दोनों हैं क्या? अभी तक ये बात समझ में नहीं आई थी। सबिता बहरहाल एक खूबसूरत लड़की थी, नौजवान थी। ये अल्फाज तो इसके लिए दुख का बायस तो बनना ही थे। कामरान ने फौरन ही कहा, और इसकी वजह जब तक तुम मालूम नहीं करोगी मैं नहीं बताऊंगा। सबिता ने निगाहें उठाकर देखा, फिर बोली, और अगर मैं मालूम करूं तो मैं बता दूंगा, कामरान ने मुस्कुराकर कहा। और सबिता के चेहरे की वो उदासी एकदम दूर हो गई जो कामरान के अंदाज से पैदा हो गई थी। फिर इसने कहा, तो बताओ सबिता, न जाने क्यों कितनी ही बार मुझे यूं लगा जैसे तुम और गर्शक मुझ पर कुछ एतबार करते हो। मेरे दिल में तुम्हारे लिए एक गुंजाइश, एक दोस्ती का जज्बा पैदा हुआ,
लेकिन तुम दोनों इस तरह मुझसे दूर रहे कि मैं अपनी दोस्ती का इजहार नहीं कर सका। सबिता, मैं तुम्हारे बारे में जानना चाहता हूँ। पाताल परमति, बास कहानियां तारीख के झरोकों से झांकती हैं। पाताल प्रभु, मैं आपकी दासी हूँ। आने वाला वक्त अपने पर्दे खुद हटाता चला जाएगा। हम इन पर्दों के पीछे से झांक रहे हैं। हमें इजाजत नहीं है कि हम आगे की बात बता दें। लेकिन पाताल परमति, हम आपके मुहाफिज हैं। यूं समझ लीजिए कि हम दोनों को यह जिम्मेदारी सौंपी गई है कि हम आपको कोई नुकसान ना पहुंचने दें। पाताल परमति, सती परखना पाताल की गहराइयों में सो रही है और जिसके साथ एक कौम की तकदीर भी सो रही है। आपके कदमों की आहट से जागेगी और आपका रुख इस तरफ हो गया है। हमें हिफाजत देने वालों को वो मिलेगा जिसके वो ख्वाहिशमंद हैं, और आपको पाताल सिंहासन। पाताल परमति परम परखना, ये तो तारीख है, और हर वक्त जब खुलेगा तभी असल बात सामने आएगी। मैं और साधारण सरवती गर्शक आपके लिए आंखों के दरवाजे खोले हुए हैं। गोया तुम ये कहना चाहती हो कि तुम हर जगह मेरी हिफाजत कर रही हो। मैं तो इसी बात पर हैरान हूँ कि तुम और गर्शक आखिर हो कौन, और कौन से रास्तों से सफर कर रहे हो। यही सारी बातें वो हैं जो अभी बताने की इजाजत नहीं है, और अगर हमने जबान खोल दी तो हमारा वजूद बाकी नहीं रहेगा। हमारी जिंदगी की कहानी हमारी जबान के पीछे है। हमें यकीन है कि प्रभु के हमें जीने का मौका देंगे। हम तो आपके गुलाम हैं, सबिता ने कहा। मगर मैं तुम्हें एक बात बताऊं सबिता, मैं वापस जाना चाहता हूँ, कामरान ने कहा। नहीं परम प्रभु, परम परखना, आपको चाहने वालों की निगाहें तो आप पर लगी हुई हैं। वो लोग आपका इंतजार कर रहे हैं, सबिता ने कहा। सबिता, तुम्हें मालूम है कि कर्नल गुलनवाज ने मुझे इन इलाकों में भेजा था। मेरा एक साथी था जो रास्ते में मुझसे बिछड़ गया और मुझे इसकी कोई खबर नहीं मिली। अब इसके बाद मुझे नहीं मालूम कि मुझे क्या करना है। मैं भटक रहा हूँ, कमरान ने कहा। नहीं प्रभु, आप तो इन सब की रहनुमाई कर रहे हैं। वो आप ही के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। अगर इनके दिमाग ये बात नहीं जानते कि आप इनके लिए क्या कर रहे हैं, तो ये तो इनकी कम नजरी है, और यही जरूरी भी है। प्रभु, ये आदमी भी तारीख का एक किरदार है। बाकी लोग सिर्फ आपके हमसफर हैं। लेकिन प्रभु, अभी आपको इनके साथ रहना है, सबिता ने कहा। कौन? कामरान ने सवाल किया, और सबिता ने गर्दन झुका ली। कुछ देर वो सोचती रही और फिर बोली, मैं बस आपसे ये कहने आई हूँ, हो सकता है प्रभु हम रोशनी लेकर आएं और इस वक्त हम आपको कुछ बताने के काबिल हो सकें। मैं बस आपसे ये कहने आई हूँ कि सफ़र जारी रखें, बददिल ना हूँ। ये सफ़र ही आपके जीवन का एक हिस्सा है। आप अगर वापस भी जाना चाहें तो जा नहीं सकेंगे प्रभु, क्योंकि बहुत सी कुव्वतें पदम प्रेखा आपकी निगरानी कर रही हैं। आप बहुत से दिलों को रोशन करने वालों में से एक हैं। मैं आपके पास आती रहूंगी। प्रभु, अपने आप को संभाल कर रखें। वो आपके सामने आएगी, बहुत जल्द आएगी, लेकिन प्रभु इस वक्त तक अपने आप को संभाल कर रखें, ये जरूरी है। तुम्हारी एक बात भी मेरी समझ में नहीं आ रही सबिता, कामरान ने कहा। आ जाएगी प्रभु, समझ में आ जाएगी। आपको किसी चीज की जरूरत हो तो बताइएगा, सबिता ने कहा। मैंने कहा ना, मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ। सबिता ने नजर उठाकर उसे देखा और न जाने क्यों कामरान को यह एहसास हुआ कि इसकी आंखों में आंसुओं के कतरे चमक रहे हैं। फिर इसने जल्दी से रुख बदल लिया और बोली, नहीं प्रभु, आप ये कोशिश ना करें, सिर्फ वक्त जाया करेंगे और कुछ नहीं होगा। बहरहाल सबिता बहुत देर तक इससे बातें करती रही। कामरान को एक अजीब सा एहसास हो रहा था। पीछे बहुत से किरदार छोड़ आया था। फरखंदा और सानिया भी थी, खासतौर से सानिया, जो शाहनवाज की बहन और गुलनवाज की बेटी थी। कभी कभी इसके चेहरे से एक नकाब सा हट जाता था, और इस वक्त इसकी आंखों में जो कुछ नजर आता था, इसकी पजीराई किसी भी तौर पर कामरान के लिए मुमकिन नहीं थी, क्योंकि वो वफा का पुतला था और नमक हलाली को अपने वजूद का एक हिस्सा समझता था। इसके बाद मोहतरमा उरूसा थी, मिर्जा खावर बेग की बिगड़ी हुई औलाद, जिसका ख्याल था कि एक मामूली से आदमी को ये बआसानी खरीदा जा सकता है। लेकिन इन लोगों ने कामरान को मामूली समझ लिया था, जबकि वो मामूली था नहीं। फिर ये मोहतरमा मिस रीटा ग्रोचर आई थी। मज़े की बात थी, लेकिन सबिता इन सब से एक मुख्तलिफ हैसियत रखती थी। इसकी आंखों के चमकते हुए आंसू बड़ी दुख भरी कहानी पेश कर रहे थे। फिर कुछ देर के बाद सबिता ने उसे रुखसत कर दिया। चलते हुए उसने यही कहा था कि अपने आप को संभाले रखें, वापसी के रास्ते बंद हैं। इस बात पर कामरान बहुत देर तक परेशानी का शिकार हो रहा था, लेकिन बहरहाल इसकी वापसी वॉलिश के पास ही हुई थी। वॉलिश अपने कामरे में मसरूफ था। इसने कामरान को देखते हुए कहा, मुझे खुशी हुई है कि तुमने अपने आप को इस माहौल में जम कर लिया है।
यही ज़रूरी था तुम्हारे लिए, और यही तुम्हें फ़ायदा भी देगा। वैसे मैं बेचैनी से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था। आओ बैठो। कोई और काम तो नहीं है तुम्हें? वॉलिश ने कहा। आप जानते हैं मिस्टर वॉलिश कि मुझे तो कोई भी काम नहीं है, बस वक्त गुजर रहा है और मैं वक्त की कहानियों में उलझा हुआ हूँ। कामरान ने कहा। नहीं, वक्त बुरा नहीं है। तुम बहुत सही सिमत में जा रहे हो। जिंदगी में हालात के दो रुख ही इख्तियार करते हैं, ये अपनी पसंद के मुताबिक या इसके मुखालिफ। लेकिन बहुत कम खुशकिस्मत लोग ऐसे होते हैं जिनका हर कदम सही हालत की तरफ उठता है, और तुम इन्हीं में से एक हो। खैर, मैं तुम्हें कुछ लोगों के बारे में बताना चाहता हूँ, बल्कि यूँ समझो कि मैं तुम्हें इनका रास्ता दिखाना चाहता हूँ। जी, कामरान ने बददिली से कहा। सबिता से मुलाकात इसे बुरी तरह उलझाए हुए थी। एक बार फिर सबिता की अनोखी बातें इसके जहन को प्रागंदा करने की कोशिश कर रही थी। वॉलिश की आंखें खिला में घूर रही थी। फिर इसने कहा, जैसा कि मैंने तुम्हें बताया है कि वो अजीमुशान खजाना लोगों की निगाहों से महफूज नहीं रहा। बहुत से ऐसे किरदार हैं जो इस खजाने का रास्ता देख चुके हैं। इन्हीं में से एक बहुत ही ताकतवर ग्रुप है, बल्कि इस ग्रुप का कैप्टन तुम्हारी ही दुनिया का एक आदमी है। इसका नाम कर्नल गुलनवाज है। एक बार फिर कमरान को अपने आसाब संभालने पड़े, लेकिन इस वक्त वॉलिश की आंखें इसकी जानिब उठी हुई थीं। बल्कि वो बहुत कुछ बल्कि वो कुछ इस तरह ख्यालात में डूबा हुआ था, जैसे कुछ चेहरे इसकी आंखों में गर्दिश कर रहे हों। इसकी आवाज़ फिर उभरी। मुझे इत्तला मिल चुकी है कि वो ग्रुप भी तंगोलिया पहुंच चुका है। इसकी कामयाबी मेरे इल्म में आ चुकी है। ये मेरे दोस्त, इस ग्रुप में जहां तक मेरी मालूमात का ताल्लुक है, और कोई है या नहीं है, लेकिन एक ऐसा आदमी मौजूद है जिससे मुझे अज़ली नफरत है, और जिसने मेरे ख्वाबों को तशनगी देने में सफ़े अव्वल का काम किया है। इस शख्स का नाम कज़ल सनाई है। ये इस कदर काबिल आदमी है कि मैं इसे अपना दुश्मन समझने के बावजूद इसकी काबिलियत का मोतरफ हूँ। और ये शख्स मेरे लिए सबसे ज़्यादा ख़तरनाक है, चूँकि ये वाहिद आदमी है जो इन रास्तों पर जा सकता है जहाँ सिर्फ मैं जाना चाहता हूँ। कामरान बोले बगैर ना रह सका। इसने कहा, लेकिन मिस्टर वॉलिश, क्या वो लोग भी आपको जानते हैं? खास तौर से कजल सनाई और इसकी बीवी शऊरा। मैं नहीं जानता कि इसके साथ और कौन कौन है, लेकिन जहां तक मेरी मालूमात का ताल्लुक है, तुम ये समझ लो कि इस ग्रुप का सरबराह कर्नल गुलनवाज है। मैं मोहतात आदमी हूँ, और ख़ास तौर से इस वक्त मैं कोई कदम उठाना नहीं चाहूँगा, जबकि गॉर्डन और इसके दोनों आदमी, जिसे मैं थर्ड आदमी कहता हूँ, मेरे साथ नहीं, बल्कि वो कुछ मालूमात के लिए यहाँ से बाहर निकले हुए हैं। मैं नील ग्रोचर का ग्रुप भी बिल्कुल छोड़ देना चाहता हूँ। यहाँ तक आने के लिए मुझे इसका सहारा लेना ज़रूरी था, वरना वो मेरे म्यार का आदमी नहीं है। एक अहमक और बेज़रर आदमी जिसे खजानों की तलाश तो है, लेकिन इसके अंदर मिट्टी पाने की सलाहियत भी नहीं है। कर्नल गुलनवाज अपने ग्रुप के साथ यहाँ तंगोलिया में मौजूद है। और मेरे दोस्त, मैंने तुम्हारे बारे में एक फैसला किया है। मैंने भी अपनी ज़िंदगी में बहुत से उल्टे सीधे मसाइल में काटी है, लेकिन मैं जानता हूँ कि कौन किस हद तक कारआमद है। अपनी मंजिल को पाने के लिए तुम्हें खुद भी जिद्दोजहद करनी है। वॉलिश कहता चला गया। मुझे क्या करना है मिस्टर वॉलिश? आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें वो तस्वीरें दिखाई जिनमें तुम्हारा भी एक खाका मौजूद है। मैं बेवकूफ़ आदमी नहीं हूँ। तुम्हारे माजी के बारे में जो कुछ तुमसे सुना है, इस पर यकीन भी कर लिया है मैंने, क्योंकि तुमने अपने माजी की तस्वीर हो, और तुम्हारे बयान की रोशनी में इस तस्वीर को पहचाना जा सकता है। चुनाचा मैंने इस बात की गुंजाइश रखी है कि इस तस्वीर में जो खाका है वो इत्तफाकिया भी हो सकता है, लेकिन फिर भी हम बहुत से मौक़ों पर इस बात का जायज़ा लेंगे कि ये इत्तफाक क्यों है, बल्कि ये भी एक तजर्बा है। अगर कर्नल गुलनवाज ग्रुप को ज़्यादा मालूमात हासिल हैं, तो तुम्हें देखकर वो लोग चौंकेंगे, और हो सकता है यही तुम्हारी पजीराई की वजह बन जाए। मतलब? कामरान ने पूछा। मेरे दोस्त, तुम्हें इस ग्रुप में जाना चाहिए, और कोई दिलचस्प कहानी लेकर। मसलन ये कि स्मगलरों ने तुम्हें ज़बरदस्ती अपने साथ शामिल किया और तुम्हें लेकर चल पड़े। फिर इन इलाकों में स्मगलर मारे गए और तुम रह गए, लेकिन मकामी पुलिस यही समझी कि तुम भी इन स्मगलरों के साथ हो, और अब तुम्हें पनाह की ज़रूरत है। बाद में ये तुम्हारी मर्जी पर और तुम्हारी सलाहियतों पर मुनहसर है कि किस तरह तुम इस ग्रुप में ठहर जाते हो। मेरा मतलब समझ रहे हो ना? कामरान दिली दिल में मुस्कुरा दिया। हर चालाक आदमी अपनी ज़िंदगी में कुछ बेवकूफ़ियाँ करता है, और यही बेवकूफ़ियाँ इसकी चालाकियों का खात्मा कर देती हैं। वॉलिश जो कुछ भी था, यहाँ अदम वाकफियत की बिना पर हिमाकत कर रहा था, और इससे दो चीज़ों का इजहार होता था। नंबर एक तो ये कि वो इस कदर ज़हीन नहीं है, और ना ही ज़रूरत से ज़्यादा पुरस्कार क़ुव्वतों का मालिक है। नंबर दो, इसे इस पर कोई शुबा नहीं है। दोनों बातें अच्छी थीं। कामरान को कुछ सोचते देखकर वॉलिश ने इससे कहा, नहीं,
मेरे अंदर एक बहुत बड़ी खूबी है मेरे दोस्त, और वो ये कि जब मैं किसी को दोस्तों में शामिल कर लेता हूँ और मेरी कोई ज़रूरत इससे मुंसलिक होती है, तो मैं इस पर अपना असर नहीं छोड़ता, बल्कि कोशिश करता हूँ कि वो मेरी बात मान ले। और अगर ना माने, तो बड़ी खुशदिली से इसके रास्तों पर चलने की इजाज़त दे देता हूँ। नहीं, मेरा ये मतलब नहीं है। मैं तो बस ये सोच रहा था कि मैं किस तरह इन लोगों में शामिल होऊंगा। लेकिन कोई बात नहीं, कामरान बोला। गोया तुम तैयार हो, वॉलिश ने कहा। खुशी से। अब जब आपका साथ हासिल कर लिया मिस्टर वॉलिश, तो फिर आपकी ज़रूरतों से मुनहरिफ होना खुदगर्जी है, कामरान ने कहा। मुझे तुमसे मुझे तुम इसी तरह के आदमी मालूम होते हो, तो बस तुम्हें अब इनके दरमियान जाना है, वॉलिश ने कहा। आगे का तरीक़ाकार क्या होगा, कामरान ने पूछा। बिल्कुल बेफिक्र रहो, पहले इनमें घुल मिल जाओ और इस शुबे को ख़त्म कर दो जो वो तुम पर कर सकें। हम लोग एक दूसरे के साय से भी दूर रहेंगे, लेकिन बेफिक्र रहना, तुम मेरी निगाहों पर रहोगे और तुम मेरी जिंदगी में किसी मुश्किल का शिकार नहीं हो सकोगे। एक सवाल मेरे जहन में मुसलसल चुभ रहा है, वॉलिश। हूँ, बोलो, वॉलिश ने कहा। तस्वीर में मेरा खाका अजीब सा था। बाकी तस्वीरें किसकी थी, कामरान ने पूछा। नहीं जान, अभी नहीं। मैं तुम्हें बताऊंगा, जरूर जरूर बताऊंगा। लेकिन मुझे हालात की इस लकीर से कुछ कदम आगे निकल जाने दो, जिसके इस तरफ मेरे लिए खतरात मौजूद हैं। हाँ, जब मेरे कदम इस लकीर से आगे बढ़ गए, तो माहौल में मेरी मुट्ठी में होगा और मैं तुम्हें सब कुछ बता सकूंगा। ओके, वॉलिश कहता चला गया। ठीक है, कामरान ने गर्दन हिलाई और फिर बोला। इन लोगों की निशानदेही कैसे होगी? ड्रीम टेम्पल, इस जगह का नाम ड्रीम टेम्पल है, जहां इन लोगों का क्याम है। तुम वहां जा सकते हो, वॉलिश ने कहा। ओके, मैं देख लूंगा। कामरान का दिल खुशी से उछल रहा था। कर्नल गुलनवाज की तंगोलिया में मौजूदगी की खबर इसके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी थी। हालांकि वो अब बहुत बददिल हो गया था, लेकिन ये बात अच्छी तरह जानता था कि कर्नल गुलनवाज बजाते खुद गैर जिम्मेदार इंसान नहीं है। पहली बात तो ये कि हसन शाह बेचारा हादसे का शिकार हो गया था। दूसरी बात, कुछ इस तरह के वाकयात पेश आए थे कि कर्नल गुलनवाज खुद भी इनमें उलझ गया होगा, जिसकी वजह से राब्ते नहीं हो सके। लेकिन बहरहाल अब इसकी मौजूदगी का पता चल गया था। इस बात की कामरान को बिल्कुल परवाह नहीं थी कि ये बहुत से किरदार इसके गिर्द बिखर गए थे। इनका क्या होगा? लेकिन कर्नल गुलनवाज की मौजूदगी के बाद और भी कोई उलझन नहीं रही थी और वो मुतमईन हो गया था। और इसके बाद वो मतलूबा जगह चल पड़ा। जहन में बड़ा तजस्सुस और बहुत से अजीबो-गरीब ख्यालात थे। वो तमाम किरदार निगाहों के सामने आ रहे थे, जिनसे वहां राब्ता रहा था। देखें कौन सी नई नई कहानियां तैयार हो गई हैं। कौन कौन कर्नल गुलनवाज के साथ मौजूद है। ये तमाम एहसासात लिए वो ड्रीम टेम्पल की तरफ जा रहा था। ये एक दिलचस्प और अजीब बात थी कि कामरान कहीं से कहीं होकर कहीं पहुंचा था, लेकिन हर जगह कुदरत इसकी रहनुमाई जरूर करती थी, ऐसे अजीबो गरीब इलाकों में जिनका कभी इसने तस्वुर भी नहीं किया था। वो इस तरह सफर कर रहा था जैसे कोई कदीम मुहिम जू हो। जिंदगी के लातादाद नशेब फराज इस दौरान पेश आ चुके थे, और जिंदगी और मौत का खेल इस तरह से शुरू हो गया था कि अगर आम हालात होते और वो अपने शहर में जिंदगी गुजारने वाला एक आम सा आदमी होता, तो ऐसे वाकयात का तस्वुर इसे सिर्फ एक कहानी ही महसूस होता। बहरहाल वो कर्नल गुलनवाज वगैरह के मिल जाने की खुशी के एहसास को किसी तौर नजरअंदाज नहीं कर सकता था। ऐसा लगता था जैसे अब इसकी जिंदगी का इंतहाई गहरा ताल्लुक कर्नल गुलनवाज से हो। इसे इस बारे में इत्तला देने वाला भी एक अलग ही शख्स था। बहरहाल इसके बाद रुकने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। उम्मीद व बहम की कैफियत में जब वो अपनी मतलूबा जगह पर पहुंचा, तो वहां उसे कैंप लगा हुआ नजर आ गया। बहुत ही आला दर्जे के खेमे थे। वो सवारियां भी, यानी एक ट्रक जो बिल्कुल नया और कसा हुआ था, और एक लैंड क्रूजर जो जदीद साख्त की थी और पहाड़ी सफर में बेहतरीन मावन साबित हो सकती थी। खैमों का शहर आबाद था। कई मकामी मजदूर खड़े हुए इस कंपनी को देख रहे थे, जो जदीद तरीन साजो सामान से आरास्ता थी। और फिर जब कामरान इनके दरमियान पहुंचा, तो एक जबरदस्त हंगामा बर्पा हो गया। कामरान को मालूम था कि इसे क्या कहना है। कर्नल गुलनवाज से तमाम बातें तय हो गई थीं। गो इसमें बेपनाह तब्दीलियां हुई थीं, और कर्नल गुलनवाज और कामरान के मंसूबे के बहुत से अपसेट हुए थे, जैसे हसन शाह की मौत, या दूसरे अल्फाज में गुमशुदगी, क्योंकि लाश अपनी आंखों से नहीं देखी गई थी, बल्कि हंगामी तौर पर कामरान को इससे जुदा होना पड़ा था। लेकिन जिस कंडीशन में हसन शाह रह गया था, इसके बाद जिंदगी बच जाना कोई मौजज़ा ही हो सकता है, और मौजे बहरहाल रौनमा होते हैं। कर्नल गुलनवाज इसे देर तक सीने से लगाए खड़ा रहा था। कामरान को सबसे ज्यादा तजस्सुस इस बात का था कि यहाँ कौन कौन आया है।
मिर्जा खावर बेग और उरूसा को इसने देख लिया था। अली सुफियान भी मौजूद था और पुरस्कार औरत अमीना सल्फा अपनी तमाम तर हशर सामानियों के साथ गजल सनाई और शौरा भी मौजूद थे। इन लोगों के लिए खास तौर से कामरान के पास एक पुरस्कार इंकशाफ था। राजा चंदर सिंह भी था, लेकिन इसकी बेटी राजा चंदर सिंह के साथ नहीं थी। उरूसा साहिबा अपनी तमाम तर हशर सामानियों के साथ मौजूद थी और इस तरह नखवत से खड़ी इसे देख रही थी, जैसे किसी हकीर से इंसान को देख रही हो। एक लम्हे के अंदर कामरान को इस बात का एहसास हो गया कि मोहतरमा उरूसा नाराज हैं और इसलिए करीब नहीं आ रही। अलबत्ता कुछ लम्हों के बाद मिर्जा खावर बेग वहां पहुंच गया। इसे खामोशी ही इख्तियार किए रखी थी, जबकि बाकी लोग कामरान से इससे इसकी अचानक गुमशुदगी के बारे में मालूमात हासिल कर रहे थे। कर्नल गुलनवाज ने इंतहाई गौर खौस के बाद कामरान और हसन शाह से कहा था कि जब वो दोबारा यहाँ मिले तो इसे ये कहना है कि इसे असल में गर्शक और सबिता के बारे में मालूमात हासिल हो गई थी और वो इस चक्कर में इनके पीछे दौड़ पड़ा था। हल्के हल्के इशारे तो देने थे ना, क्योंकि अगर गर्शक और सबिता भी सामने आ गए तो इस बार तो पूरा ग्रुप होगा और इनसे बिल्कुल ही अजनबियत का इजहार काम में रुकावट बन सकता है। बड़े सोच विचार के बाद ये कहानी घड़ी गई थी और कामरान ने सबके सामने यही कहा था। बात असल में यह है कि एक दिन इत्तफाकिया तौर पर मुझे पता चला कि वो दोनों किरदार यानी गर्शक और सबिता हमारे इर्द गिर्द मंडला रहे हैं। मैंने उन्हें देखा क्योंकि मोहतरमा अमीना सल्फा ने मुझे वो वीडियो फिल्म दिखाई थी जिसमें गर्शक और सबिता की शक्लें मौजूद थीं। बहरहाल मैं भी एक मुतजस्सिस आदमी हूँ। आप सब लोग बहुत बड़े लोग हैं जनाब। मैं जानता था कि मेरे इस इंकशाफ पर सिर्फ मेरा मजाक उड़ाया जाएगा। मैंने सोचा कि मैं अपने तौर पर भी कुछ ना कुछ तो कर सकता हूँ। हाँ, खजाना किसे बुरा लगता है, और फिर कौन है जो अपने आप को तनहा खजाने का मालिक ना बनाना चाहता हो। मिर्जा खावर बेग की तंजिया आवाज उभरी और कामरान तीखी निगाहों से मिर्जा खावर बेग को देखने लगा। ठीक कहते हैं मिर्जा साहब, हर शख्स बहुत बड़ा आदमी बनना चाहता है और इसके लिए वो हर मुमकिन कार्रवाई कर लेता है। मैं तो खैर किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, लेकिन लोग अपने इन मोहसिनों को जो इनकी तामीर का जरिया बनते हैं धोखा देने से गुरेज नहीं करते और दरपर्दा न जाने क्या क्या कुछ करते रहते हैं। कामरान को मिर्जा खावर बेग की बात बहुत बुरी लगी थी और इसने बड़ा तीखा वार किया था। मिर्जा खावर बेग का रंग बदल गया, वो खामोश रह गया। अलबत्ता अली सुफियान ने सवाल किया, तो फिर एक बात बताओ मेरे बेटे, क्या तुमने उन्हें पाया? हाँ, मैं उन्हीं के पीछे पीछे यहाँ तक आया हूँ, कामरान ने कहा। क्या? सबके मुंह से आवाजें निकली। हाँ, वो इन इलाकों में देखे जाते रहे हैं। मैंने इनकी झलकियां पाई और अपने तौर पर जाने किन किन मुश्किलात का सामना करता हुआ यहाँ तक पहुंचा। इस बारे में सिर्फ एक बात कह सकता हूँ मैं, गजल सनाई ने कहा और लोग सवालिया अंदाज में गजल सनाई की तरफ देखने लगे। कामरान मामूली इंसान नहीं है। हम लोग तो अपनी दौलत और वसाइल का सहारा लेते हुए यहाँ तक पहुंचे हैं, लेकिन जरा आप इस शख्स पर गौर कीजिए जो दो पुरस्कार किरदारों का ताकुब भी कर रहा था और इसके बाद यहाँ तक पहुंच भी गया। बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। मगर वो दोनों कहाँ हैं? मिर्जा खावर बेग ने बेचैनी से पूछा। मेरी जेब में, कामरान ने फौरन ही जवाब दिया। मिर्जा खावर बेग से वो बुरी तरह जल गया था। मिर्जा खावर बेग एकदम खामोश हो गया, जैसे इसे अंदाजा हो गया हो कि इस वक्त जो बात भी करेगा वो कामरान को बहुत बुरी लगेगी और इसके जवाब वो मजीद बातें कर सकता है जो मिर्जा खावर बेग का सारा कच्चा चट्टा खोल देंगे। कर्नल गुलनवाज ने इसे आराम करने के लिए कहा और इसके लिए फौरन ही एक खेमा नस्ब करा दिया गया। इनके साथ मकामी मजदूर भी थे जो इनके लिए बहुत बड़े कारामद साबित हो रहे थे। बहरहाल इसके बाद कामरान कर्नल गुलनवाज और राणा चंदर सिंह से मिला और इस दौरान की तमाम तफसीलात उन्हें बताईं। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी हर अपडेट आपको बर वक्त मिल सके।